मोदी के दौरे पर कांग्रेस ने उठाए सवाल। कांग्रेस ने मौन व्रत रखकर जताया विरोध। गांधी पार्क में कांग्रेसियों ने दिया धरना। देहरादून से कई रूटों के लिए शुरू हुई हवाई सेवा। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और सीएम धामी ने किया शुभारंभ। पैरालंपिक निशानेबाजी के कोच सुभाष राणा का स्वागत। मसूरी वासियों ने किया भव्य स्वागत। सुभाष राणा ने सभी का जताया आभार। और हिंदू और सिख शिक्षक की मौत पर देश में आक्रोश। कहा मोदी सरकार चुन चुन कर देगी जवाब। बीजेपी नेता ने विपक्ष को भी घेरा। नमस्कार, बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सृष्टि शुक्ला। रुक करते हैं खबरों का। डोईवाला में उड़ान योजना के तहत उत्तराखंड में आज शुक्रवार से कई रूटों पर हवाई सेवा शुरू हो गई है। जौली ग्रांट एयरपोर्ट पर केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नई हेली सेवाओं का उद्घाटन किया। वहीं जौली ग्रांट एयरपोर्ट के नए टर्मिनल भवन का लोकार्पण भी किया गया। ज्योतिरादित्य सिंधिया शुक्रवार को दोपहर 2 बजे जौली ग्रांट एयरपोर्ट पर पहुंचे। उनके साथ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी मौजूद रहे। इस दौरान उन्होंने 353 करोड़ की लागत से तैयार नए टर्मिनल का निरीक्षण भी किया। इसके बाद वे लोकार्पण कार्यक्रम स्थल पर पहुंचे और नई हेली सेवाओं का उद्घाटन और टर्मिनल भवन का लोकार्पण किया। वहीं इस दौरान केंद्रीय मंत्री जनरल वीके सिंह भी मौजूद रहे। उड़ान योजना के तहत उत्तराखंड में आज शुक्रवार से कई रूटों पर हवाई सेवा शुरू हो गई है। जौली ग्रांट एयरपोर्ट पर केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हेली सेवाओं का उद्घाटन किया है। तस्वीरें आप देख सकते हैं। वहीं जौली ग्रांट एयरपोर्ट के नए टर्मिनल भवन का लोकार्पण भी किया गया है। ज्योतिरादित्य सिंधिया शुक्रवार को दोपहर 2 बजे जौली ग्रांट एयरपोर्ट पर पहुंचते हैं और उसके बाद उन्होंने 353 करोड़ की लागत से तैयार नए टर्मिनल का निरीक्षण भी किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी उनके साथ मौजूद रहे। इसके बाद वे लोकार्पण कार्यक्रम स्थल पर पहुंचते हैं और नई हेली सेवाओं का उद्घाटन उन्होंने किया और टर्मिनल भवन का लोकार्पण भी किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उत्तराखंड दौरे को लेकर के कांग्रेस ने निराशाजनक इसको बताया है। वहीं इस दौरे को लेकर के कांग्रेस ने कई सवाल भी खड़े किए। पूर्व सीएम हरीश रावत और प्रदेश अध्यक्ष गणेश गुडियाल के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने मौन व्रत रख करके अफसोस दिवस भी मनाया। पीएम मोदी के उत्तराखंड दौरे पर कांग्रेसियों ने विरोध करते हुए मौन व्रत रख करके राजधानी देहरादून के गांधी पार्क में धरना दिया। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने कहा कि उनका ये धरना किसानों को समर्पित है। हमारा मौन व्रत गांधी को समर्पित है। सत्ता को सद्बुद्धि आए। काले कानूनों को वापस करने की मांग को लेकर के लोकतांत्रिक अधिकार स्थापना के लिए उन किसानों को हमारा उपवास समर्पित है। पीएम मोदी के दौरे को लेकर के तमाम तरीके के सवाल खड़े हो रहे हैं, तो वहीं बयानबाजी का भी दौर जारी है। लेकिन आपको बताते चलें, कांग्रेस ने आज अफसोस दिवस मनाया है। पिछले कई महीनों से किसान लगातार कृषि कानून का विरोध कर रहे हैं, जिसके मद्देनजर वो दिल्ली में बैठे हुए हैं और धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। साफ तौर पर किसानों ने कह दिया है कि जब तक बिल वापसी नहीं होगी तब तक वो घर वापसी नहीं करेंगे। और किसानों को समर्पित करते हुए आज कांग्रेस ने अफसोस दिवस मनाया है और किसानों के लिए उपवास रखा है। वही पूछेंगे सारे। अरे जान दो, ये पढ़ेंगे आएंगे तो। और ये वीरता के प्रतीक इस नवरात्रियों में हमको अफसोस है कि ऐसा नहीं हुआ। कल ये बहुत ही हमारे उत्तराखंड प्रदेश के लिए ये बहुत खुशी की बात थी कि माननीय प्रधानमंत्री जी हमारे प्रदेश में और इस देवभूमि में पधारे थे और बड़ी उम्मीदों के साथ हमारा बेरोजगार ये उम्मीद कर रहा था कि निश्चित रूप में रोजगार की पोटली लेकर माननीय प्रधानमंत्री जी आज कुछ हमारे रोजगार के विषय में ऐलान करेंगे, लेकिन अफसोस है कि ऐसा नहीं हुआ। आक्रोश उत्तराखंड की जनता का है, जिसे घोर निराशा हुई है, और ये किसानों का आक्रोश है जिनको घोर निराशा हुई है। ये आक्रोश एक शांतिपूर्ण मौन व्रत
और भजन कीर्तन के द्वारा व्यक्त हुआ है वो किसानों की उपेक्षा और यहाँ के नौजवानों की उपेक्षा हुई है, उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था की उपेक्षा हुई है। इन सारी उपेक्षाओं के खिलाफ ये हमारा मौन व्रत और ये भजन कीर्तन का जो प्रोग्राम था। माननीय प्रधानमंत्री जी, जौलीग्रांट एयरपोर्ट की नई टर्मिनल बिल्डिंग का लोकार्पण किया गया है। उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने रिबन काट का लोकार्पण किया और कहा कि जिस प्रकार से पिछले एक दशक में यात्रियों की संख्या में बढ़ोतरी हुई, उसे देखते हुए सरकार द्वारा देश में एयरपोर्ट की संख्या को भी निरंतर बढ़ाया जा रहा है। देहरादून का जौलीग्रांट एयरपोर्ट भी उनमें से एक है। उत्तराखंड पर्यटन प्रदेश होने की वजह से यात्रियों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है और यात्रियों की बढ़ती संख्या को देखते हुए इस एयरपोर्ट पर भी नई टर्मिनल बिल्डिंग का निर्माण किया गया है, जिसकी यात्री संख्या 1800 है और इस टर्मिनल बिल्डिंग को 353 करोड़ की लागत से तैयार किया जा रहा है, जिसका फेज 1 250 करोड़ की लागत से बनकर तैयार किया जा चुका है। इस बिल्डिंग के फेज 2 का निर्माण कार्य भी किया जाएगा। जौलीग्रांट एयरपोर्ट की नई टर्मिनल बिल्डिंग का लोकार्पण किया गया है। उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने रिबन काट करके लोकार्पण किया है और कहा कि जिस प्रकार से पिछले एक दशक में यात्रियों की संख्या में काफी बढ़ोतरी हुई है, उसी प्रकार से सरकार द्वारा देश में एयरपोर्ट की संख्या को भी नियंत्रण बढ़ाया जा रहा है। देहरादून का जौलीग्रांट एयरपोर्ट भी उनमें से एक है। उत्तराखंड पर्यटन प्रदेश होने की वजह से यात्रियों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी हो रही है और यात्रियों की बढ़ती संख्या को देखते हुए इस एयरपोर्ट पर भी नई टर्मिनल बिल्डिंग का निर्माण किया गया है। विश्वास दिलाया था और संकल्प लिया था कि अति शीघ्र ही हम लोग जनरल वीके सिंह साहब और हम दोनों देहरादून आएंगे और एक नागर विमानन क्षेत्र का पैकेज की घोषणा हम लोग देहरादून में करेंगे और आज वो शुभ दिन आ चुका है। 445 करोड़ का हवाई अड्डा का लोकार्पण हम लोग ने साथ में किया है। जम्मू कश्मीर में आतंकवादी घटना में हिंदू और सिख शिक्षक की मौत को घाट उतारने से पूरे देश में आक्रोश है। तो वहीं वरिष्ठ बीजेपी नेता पवन चौहान ने भी पत्रकारों से वार्ता करते हुए कहा कि मोदी सरकार ईंट का जवाब पत्थर से देना जानती है। जिन लोगों के खून का एक एक कतरा बहा है, उसका हिसाब मोदी सरकार चुन चुन कर लेगी। आतंकवादियों को उसकी की भाषा में जवाब दिया जाएगा। वे विपक्ष को घेरते हुए उन्होंने कहा कि लखीमपुर खीरी की घटना निराशाजनक है और विपक्ष उनके परिजनों को ढांढस बांधने में लखीमपुर खीरी पहुंच रहा है, मगर आतंकवादियों की नीच हरकत पर विपक्ष चुप है और यह भी अपने आप में निंदनीय है। जम्मू कश्मीर में आतंकवादी घटना में हिंदू और सिख शिक्षक की मौत के घाट उतारने से पूरे देश में आक्रोश का माहौल है। तो वहीं वरिष्ठ बीजेपी नेता पवन चौहान ने भी पत्रकारों से बातचीत करी और उन्होंने कहा कि मोदी सरकार ईंट का जवाब पत्थर से देना जानती है। जिन लोगों के खून का एक एक कतरा बहा है, उसका हिसाब मोदी सरकार चुन चुन कर लेगी। आतंकवादियों को उसी की भाषा में जवाब दिया जाएगा। वहीं विपक्ष को घेरते हुए उन्होंने कहा कि लखीमपुर खीरी विपक्ष पहुंच रहा है, परिजनों से मिलने जाया जा रहा है, लेकिन आतंकवादियों की नीच हरकत पर आखिरकार विपक्ष क्यों चुप है? क्यों विपक्ष की तरफ से अभी तक कोई बयान सामने नहीं आया है? लखीमपुर की जो घटना है वो दुखदाई तो है, लेकिन ये सब वो लोग बैठे हैं जो उन आतंकवादियों का समर्थन करते हैं। आतंकवादियों ने जाति और धर्म देख करके जो मार रहे हैं, ये जो दीपक जब उसकी दिया में घी खत्म हो जाता है ना, जो वो तेज जलता है बहुत आखिरी में, तो इनका आखिरी समय चल रहा है आतंकवादियों का। ये बहुत मैं इनकी भर्त्सना करता हूँ, ये बहुत बड़ी हरकत इन्होंने की है। और ये कांग्रेस की सरकार नहीं है, ये नरेंद्र मोदी जी की सरकार है। उनको इस चीज़ का एक एक जो बेचारे शहीद हुए हैं, उनका एक एक खून के कतरे का बदला लिया जाएगा।
खबर नैनीताल से, जहां सर्किट हाउस में आयुक्त कुमार सुशील कुमार की अध्यक्षता में जमरानी बौद्ध परियोजना समन्वय समिति की क्षेत्र प्रतिनिधियों के साथ महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। आयुक्त सुशील कुमार ने कहा कि जमरानी बांध का निर्माण राज्य और केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी परियोजना है। जमरानी बांध परियोजना का मुख्य उद्देश्य जल संवर्धन कर हल्द्वानी क्षेत्र की जलापूर्ति और तराई भावर एवं उत्तर प्रदेश क्षेत्र में सिंचाई उपलब्ध कराना तथा विद्युत उत्पादन है। इसलिए परियोजना पर शीघ्रता से कार्य करने के निर्देश अधिकारियों को दिए गए हैं। सर्किट हाउस में महत्वपूर्ण बैठक का आयोजन किया गया। जमरानी बांध परियोजना को लेकर के ये बैठक की गई है, जिसको लेकर के तमाम तरीके के दिशा निर्देश दिए गए हैं। पैरालंपिक में निशानेबाजी में 5 पदक लाकर देश का गौरव बढ़ाने वाले निशानेबाजी के प्रशिक्षक कोच सुभाष राणा का मसूरी आने पर मसूरी वासियों ने गांधी चौक पर माला पहनाकर भव्य स्वागत किया। इस मौके पर पैरालंपिक कोच सुभाष राणा ने सभी का आभार व्यक्त किया और कहा कि जिस तरीके से सरकार सहयोग कर रही है, प्रशिक्षण की सुविधा सरकार से मिल रही है, प्रधानमंत्री और खेल मंत्री ने जो सहयोग दिया है उससे निश्चित ही इसका लाभ मिलेगा। उन्होंने राजनीति में आने पर कहा कि ये समय नहीं है, लेकिन अगर सरकार कोई दायित्व देती है तो निश्चित ही उस जिम्मेदारी को स्वीकार किया जाएगा। पैरालंपिक कोच का भव्य स्वागत किया गया है। मसूरी वासियों ने जोरदार उनका स्वागत किया, फूल मालाओं से उनका स्वागत हुआ है। तस्वीरें आप देख सकते हैं, मसूरी की तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं, जहां पर पैरालंपिक में निशानेबाजी में 5 पदक लाकर देश का गौरव बढ़ाने वाले निशानेबाजी के प्रशिक्षक कोच सुभाष राणा का मसूरी वासियों ने भव्य स्वागत किया है। इस तरीके का इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे को मिल रहा है, ट्रेनिंग की सुविधाएं सरकार की तरफ से मिल रही हैं, चाहे वो प्रधानमंत्री जी हों, खेल मंत्री जी। और प्रधानमंत्री जी ने जो उत्साह खिलाड़ियों से जाने से पहले उनके अंदर जो भरा, जब वहाँ मेडल जीते तो वहाँ पे भी उनके फ़ोन आए। फिर वापस आने के बाद वो कम से कम 4 घंटा हम लोगों के साथ बैठे, तो जो उत्साह उन्होंने भरा वो तो अभूतपूर्ण है। उसके बारे में बोलना भी, मतलब बोल भी नहीं सकते हम कि इतना ज़्यादा उत्साह उन्होंने भरा हमारे अंदर। तो आगे आने वाले समय में निश्चित तौर पर हम इससे ज़्यादा मेडल लेके आएंगे। मेरे को क्या सर, किसी को भी मौका देगी पार्टी तो वो चुनाव लड़ेगी। पर्यटकों और स्थानीय लोगों में स्वच्छता को लेकर के जन जागरूकता के तहत मसूरी शहर की मुख्य दीवारों पर पर्यावरण मित्र, कचरा चुनने वालों और कचरा वाहन चलाने वाले मित्रों की पोर्ट्रेट लाइब्रेरी पिक्चर पैलेस मॉल रोड पर बनाई गई है। कोरोना काल में पर्यावरण मित्रों द्वारा साफ सफाई पर नियंत्रण सेवा प्रदान की जा रही है। पर्यावरण मित्रों के सम्मान अलग अलग दीवारों पर उनके पोर्ट्रेट बनाए गए हैं। कीन संस्था के कचरा प्रबंधन पर लगे हुए वाहनों पर गीला कचरा और सूखा कचरा के संदेश के साथ हरे और नीले रंग किया गया है, ताकि पर्यटक को संदेश मिल सके, वह अपना कूड़ा सही जगह निस्तारण करे, मसूरी शहर को साफ सुथरा बनाने में वह अपना सहयोग भी दें। स्वच्छता को लेकर के एक अनोखी पहल देखने को मिली है। पर्यावरण मित्रों को सम्मान दिया गया है। सम्मान में दीवारों पर उनके पोर्ट्रेट भी बनाए गए हैं। ये जो पोर्ट्रेट बना रहे हैं ये मेनली आप जो पर्यावरण मित्र होते हैं उनके बनाए हैं। हिलदारी की तरफ से हमारे को एक प्रोजेक्ट मिला था, जिसमें हम जो मसूरी की मेनली जो पुरानी दीवारें हैं, जैसे जो बहुत जर्जर हालत में है, उनको नया लुक देने के लिए उनके एक नया मुहिम थी कि जो पर्यावरण मित्र होते हैं, है ना, वो जिन्होंने काम करते हैं, तो उन लोगों के पोर्ट्रेट्स दीवार पर बनाए जाए। नगर पालिका परिषद, कीन और हिलदारी के संयुक्त प्रयास हम लोग कर रहे हैं कि मसूरी को कैसे साफ़ सुथरा ज़्यादा रखा जा सके। इस क्रम में हम लोगों ने मसूरी में वो दिवाले को चिन्हित किया है जहाँ पे टूरिस्ट का आना जाना ज़्यादा होता है, जहाँ पे लोकल लोग आते जाते हैं, कि ताकि हम जो भी पर्यावरण मित्र हैं उनके सम्मान में हम लोगों ने ये पोर्ट्रेट बनाई है, कि ताकि पर्यटक इस बात को समझें कि इस शहर में अगर हैं तो हमको कूड़े के प्रति जिम्मेदारी लेनी होगी, और साथ ही साथ कूड़े को कहाँ निस्तांतरण करना है उसको उसी हिसाब से सोचना पड़ेगा। तो ये एक प्रयास किया जा रहा है। और साथ ही कीन की जितनी भी व्हीकल्स हैं उस पर भी हम लोग जो है हरे और नीले रंग से पेंट करवा रहे हैं।
पौड़ी जिले में चिकित्सालय ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट बनकर तैयार हो गया है, जिसका जिलाधिकारी पौड़ी ने रिबन काट कर शुभारंभ कर दिया है। जिलाधिकारी पौड़ी विजय कुमार जोगदंडे ने कहा कि कोरोना काल में मरीजों को ऑक्सीजन की बहुत अधिक आवश्यकता पड़ रही थी, जिसको देखते हुए भारत सरकार की ओर से जिला चिकित्सालय पौड़ी में भी ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट लगाने के निर्देश जारी कर दिए गए। जिला अस्पताल में 1000 लीटर प्रति मिनट क्षमता का ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट तैयार हो चुका है, जिसका आज शुभारंभ कर दिया गया है। इस प्लांट के तैयार होने के बाद मुख्यालय के समीपवर्ती गांव के रहने वाले जरूरतमंद लोगों को आसानी से ऑक्सीजन मुहैया हो पाएगी और लोगों को ऑक्सीजन के लिए दर दर भटकने की आवश्यकता अब नहीं पड़ेगी। पौड़ी में ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट बनकर तैयार हो चुका है, जिसका जिलाधिकारी ने रिबन काट करके शुभारंभ कर दिया है। अब लोगों को ऑक्सीजन के लिए इधर से उधर भटकना नहीं पड़ेगा, उन्हें आसानी से ऑक्सीजन उपलब्ध हो जाएगा। जनपद पौड़ी गढ़वाल में जो महत्वपूर्ण अस्पताल है, जिला अस्पताल पौड़ी, यहाँ पर पीएम केयर फंड के माध्यम से DRDO के डिजाइन के अंतर्गत और टाटा के CSR फंड के माध्यम से 1000 लीटर कैपेसिटी का प्लांट स्थापित किया गया है, जिसका लोकार्पण आज माननीय प्रधानमंत्री जी के हाथों से वर्चुअल मोड पर किया गया है। पूरे जनपद में ऐसे विभिन्न प्लांट का आज लोकार्पण किया जा सितारगंज में रोड नहीं तो वोट नहीं की तख्तियां लेकर के लौका घोटा के ग्रामीणों ने पहले तो वीरेंद्रनगर रोड पर धरना दिया, उसके बाद SDM कार्यालय में गेट पर जाकर ग्रामीण धरने पर बैठ गए। इस दौरान पूर्व विधायक नारायण पाल के साथ आम आदमी पार्टी के प्रभारी अजय जायसवाल भी ग्रामीणों की मांग को जायज ठहराते हुए उनके समर्थन में उनके साथ धरने में शामिल हो गए। ग्रामीणों ने SDM से मुलाकात करते हुए अपनी समस्याओं से उन्हें अवगत करवाया। ग्रामीणों का कहना है कि सालों से वो लोग लौका घोटा गांव में निवास करते आ रहे हैं, लेकिन आज तक लौका घोटा गांव को राजस्व गांव का दर्जा नहीं मिला है, ना ही गांव का पक्का रोड आज तक बन पाया है, ना ही पक्के आवास हैं। पूर्व में भी कई बार उनके द्वारा इस मांगों को लेकर के प्रदर्शन किया जा चुका है, लेकिन आज तक उनकी किसी ने नहीं सुनी। वहीं SDM तुषार सैनी ने ग्रामीणों को जल्द उनकी समस्याओं का समाधान का आश्वासन भी दिया है। ग्रामीण लोग अभी उनसे मैंने मुलाकात की है, उसमें से जो अधिकतर जो मुद्दे हैं, जैसे कि आवास का मुद्दा है और जो भूमि धरी का अधिकार दिए जाने का मुद्दा है, वो उच्च स्तर से संबंधित मुद्दे हैं। इनकी जो मांगे हैं उनको हम उच्च स्तर पर जल्दी से जल्दी पहुंचा देंगे और हमें उम्मीद है कि इसमें जो है कार्रवाई जल्दी होकर सभी को राहत मिलेगी। और जहाँ तक रोड का मैटर है, तो मैंने आश्वासन दिया है कि मैं स्वयं जाके इसमें रोड का निरीक्षण करूँगा और जो भी संबंधित विभाग हैं उनको उसी क्रम में आदेश दिया जाए। 15 दिन पहले हमने सर एक SDM के माध्यम से ज्ञापन भेजा था मुख्यमंत्री जी को आने को कि सितारगंज के अंदर एक ग्राम सभा है गोठा लौका, तकरीबन 42 साल की आयु मेरी भी हो चुकी है, मैं देख रहा हूँ 60 साल 65 साल की हमारे पिताजी बुजुर्ग हो चुके हैं। हम जिन जमीनों का मालिकाना हक मांग रहे हैं, आज देखिए हर जगह मालिकाना हक मिल रहा है जमीनों का, राजस्व ग्राम घोषित किए जा रहे हैं, हमें रोड से भी वंचित रखा जा रहा है, जमीनों से भी वंचित रखा जा रहा है, यहाँ तक कि इंदिरा आवास से भी वंचित रखा जा रहा है। देहरादून में महिला सशक्तिकरण और बाल विकास विभाग की ओर से झाझरा में स्मार्ट डिजिटल आंगनवाड़ी केंद्र बनाया गया, जिसका शुभारंभ विभाग की मंत्री रेखा आर्य ने शुक्रवार को किया। इस मौके पर मंत्री ने कहा कि राज्य भर में अन्य जगहों पर भी आंगनवाड़ी केंद्रों को डिजिटल किया जाएगा। बताया गया कि इसकी खासियत ये है कि ऑनलाइन सब रिकॉर्ड हो जाएगा, ऑफिस में बैठे बैठे अधिकारी नजर रख सकेंगे। से हमारे यहाँ पे जो 3 वर्ष से लेकर 6 वर्ष के बच्चे हैं, जो कि मूलतः बेसिक शिक्षा उनको मिलती है, वो अब डिजिटल फॉर्म में उनको जब ये शिक्षा मिलेगी तो निश्चित रूप से आज के युग से या आज के समय से वो सीधे सीधे जुड़ते हैं। और मुझे इस बात की बेहद खुशी है कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ती इसको कर सकने में सक्षम है और इतना अच्छा सॉफ्टवेयर है कि आराम से जो है आंगनबाड़ी कार्यकर्ती जो है उनको सिखा सकती है। अभी हम देख भी रहे थे हमारे बच्चे बड़े इंटरेस्ट के साथ मैं उस संस्था के मैनेजर जी को बहुत धन्यवाद।
जलवायु परिवर्तन से पूरे देश के वनों और वन्य जंतुओं पर पड़ने वाले प्रभाव व इसके समाधान के लिए विनुग वन्य जंतु विहार कमेटी के सभागार में राष्ट्रीय स्तर पर एक फील्ड कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें देश के विभिन्न राज्यों से आए वैज्ञानिकों और विशेषज्ञों ने इस संबंध में अपने विचार व्यक्त किए और जलवायु परिवर्तन से पड़ने वाले प्रभावों और उसके समाधान पर सुझाव दिए। डीएफओ मसूरी ने कहा कि जलवायु परिवर्तन एक जटिल स्टडी है जिसमें कई तरीके के बायोमेट्रिक फैक्टर, क्लाइमेटिक फैक्टर, जिसको समझने के लिए कई शोध चल रहे हैं, जिसके तहत भारत सरकार पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने 13 प्लान पूरे देश में चुने हैं, जिसमें इस प्रकार से चर्चा की गई है जिस तरीके से समस्याओं से कैसे निपट सकते हैं। 13 इंस्टीट्यूट में सेम प्रोजेक्ट रन हो रहा है। इस प्रोजेक्ट का उद्देश्य दो तरह से है सर, मौसम का वनों पर क्या प्रभाव पड़ रहा है और वनों का मौसम पर किस तरह से इम्पैक्ट पड़ेगा, ये लॉन्ग टर्म मॉनिटरिंग होगी। तो ये एक नया कदम है जो हमारी काउंसिल ने लिया हुआ है और ये एक अच्छा कदम है। कम से कम एक मुडुमलाई के अलावा 12-13 जगह और प्लॉट पढ़ेंगे तो नेशनल लेवल पर एक अच्छी पिक्चर आएगी। जलवायु परिवर्तन जो है कि बहुत ही कॉम्प्लेक्स स्टडी है, इतने सारे फैक्टर्स लगते हैं उसमें, इतने सारे क्लाइमेटिक फैक्टर, बायोटिक फैक्टर, तरह तरह के फैक्टर्स होते हैं। उनको समझने के लिए अभी कई सारे रिसर्चेस चल भी रहे हैं। तो इसी क्रम में भारत सरकार ने मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ने 13 प्लॉट पूरे कंट्री में वो किए हैं, सेलेक्ट किए हैं। नैनीताल एसओजी और भनपुरपुरा पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी। हल्द्वानी के बड़े सट्टी गिरोह का पुलिस ने भांडाफोड़ किया। पुलिस ने लगभग 50,000 की राशि के साथ 14 लोगों को हिरासत में लिया है। एसपी सिटी हल्द्वानी ने बताया कि एसओजी नैनीताल और भनपुरपुरा पुलिस की संयुक्त टीम के द्वारा 14 लोगों को सट्टा खेलते हुए गिरफ्तार किया गया, जो कि आईपीएल में सट्टा लगाते हुए गिरफ्तार किए गए। साथ ही साथ बड़ी संख्या में मोबाइल भी बरामद किए गए हैं। भनपुरपुरा थाने में आज एसओजी और भनपुरपुरा पुलिस की टीम के द्वारा एक बहुत बड़ी कार्रवाई करते हुए 14 लोगों को सट्टे में और जुए में गिरफ्तार किया गया है। इनके पास से लगभग 50,000 रुपये की धनराशि बरामद हुई है। इसमें से 9 लोग जो हैं आईपीएल में सट्टा लगा रहे थे। कल राजस्थान रॉयल्स और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच में मैच था। 9:50 के लगभग पुलिस को जब सूचना मिली, उनके द्वारा रेड डाली गई तो ये लोग ऑनलाइन गेम खेल रहे थे। इसमें एक मोबाइल ऐप के थ्रू ये अपने मोबाइल फ़ोन्स पे सट्टा लगा रहे। नैनीताल एसओजी और भनपुरपुरा पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। हल्द्वानी के बड़े सट्टे गिरोह का पुलिस ने भांडाफोड़ किया है। पुलिस ने लगभग 50,000 की राशि के साथ 14 लोगों को हिरासत में लिया है। एसपी सिटी हल्द्वानी ने बताया कि एसओजी नैनीताल और भनपुरपुरा पुलिस की संयुक्त टीम के द्वारा 14 लोगों को सट्टा खेलते हुए गिरफ्तार किया गया है, जो कि आईपीएल में सट्टा भी लगाते थे। आपको बताते चले, बड़ी संख्या में इस गिरोह के पास से मोबाइल भी बरामद किए गए हैं। बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।